हेलो स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे जेई मेन 2020 के सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें 3 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है उसके क्वेश्चंस हमें डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमें बताना है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। तो बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन करने पे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हमें मिलता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इन सब में आपको हाइड्रोजन गैस पास करनी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट एंड रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन ड्रॉ करके हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हाइड्रोकार्बन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया है उसमें आप H2 पास करिए। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो आपका पहले कायरल था, अब यहाँ पे ए कायरल हो चुका है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो इसका रिस्पेक्टिव जो हाइड्रोकार्बन बनेगा वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज आपका ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, कायरल है इसमें। सिमिलरली यहाँ पे आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो इसका रिस्पेक्टिव हाइड्रोकार्बन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें भी ये वाला कार्बन जो है आपका कायरल है, सो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। एंड सिमिलरली इसमें भी आप हाइड्रोजनेशन अगर करते हैं तो इसमें भी ये वाला जो कार्बन है वो आपका कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट होगा, बिकॉज यही आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है। ओके, सो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया कि थर्मल पावर प्लांट्स कैन लीड टू। तो आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न करने पे सल्फर और कार्बन के ऑक्साइड्स बनते हैं, एंड हमें बताना है कि उनमें से क्या चीज़ आपके एनवायरनमेंट में आती है। तो बेसिकली in thermal power plants fossil fuels are burnt। तो वहाँ पे fossil fuels को जलाया जाता है and they produce oxides of सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो सल्फर नाइट्रोजन के वहाँ पे ऑक्साइड्स बनते हैं, जिससे क्या होता है, एसिड रेन आपकी बन जाती है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपके जो है फॉसल फ्यूल के बर्न करने से ऑक्साइड्स और सल्फर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो सिमिलरली दे कैन प्रोड्यूस एसिड रेन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्रीज बाय। तो आपको बताना है कि ग्लिसरॉल को हम किस तरह सेपरेट करते हैं सोप इंडस्ट्रीज में। तो आपका जो ग्लिसरॉल होता है इट इज़ सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो आपका जो सोप लाई होता है, स्पेंट लाई सॉरी, और स्पेंट लाई से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो वी कैन से दैट ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड from spent lye by distillation under reduced pressure। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में बताना है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास में है। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अगर किसी में देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन बना सकता है। जो आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसके लिए एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है
ओके, सो इस क्वेश्चन में बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन में बताना है किस कंपाउंड में, मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन इसमें से है। तो whenever we talk of a compound being a strong acid, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो आपका स्टेबल होना चाहिए। तो इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। द स्ट्रॉन्ग एसिड will have a stable conjugate base। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो आपका काफ़ी स्टेबल होता है। तो इसी बेसिस पे हमें यहाँ पे करना है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन 1 और 3 देखते हैं, तो जैसे आप ऑप्शन 1 और 3 को कॉन्जुगेट बेस वहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों ही आपके -R ग्रुप्स हैं। तो नेगेटिव चार्ज कैन डी लोकलाइज विद साइनाइड ग्रुप्स, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सबका स्टेबल हो सकता है। उसी तरह से हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है उसका हम ड्रॉ करते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे आपने थर्ड का कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ किया, तो जैसे आप कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करते हैं, दिस नेगेटिव चार्ज कैन डी लोकलाइज विद द 3 -R ग्रुप्स। तो ये आपके जो तीनों हैं ये आपके -R ग्रुप्स हैं, और जैसे आप इस तीनों में -R ग्रुप्स तीनों में नेगेटिव चार्ज को डी लोकलाइज करते हो, सो दिस नेगेटिव चार्ज गेट्स स्टेबलाइज वेरी मच बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 -R ग्रुप्स, जो कि यहाँ पे 2 है। तो आपका ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है रिस्पेक्टिव कंपाउंड उतना ज़्यादा ही एसिडिक होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ आपका ना सेकंड में है ना फोर्थ में है, तो इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसमें से थर्ड ऑप्शन को मोस्ट एसिडिक बना दिया है। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि द एंटी फर्टिलिटी ड्रग नोविस्ट्रॉल कैन रिएक्ट विद। तो उसमें बताना है कि नोविस्ट्रॉल जो होता है, जो ड्रग होती है, वो किस किस से रिएक्ट कर सकती है। तो हमारे पास काफ़ी सारे रिएजेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, एंड उसी के बेसिस पे हमें बताना है कि कौन कौन सा जो रिएजेंट है वो आपके नोविस्ट्रॉल से रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका नोविस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। सो तो जो आपकी ड्रग होती है उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब अगर इसमें देखते हैं तो हमारे पास में OH है जो कि फिनॉल ग्रुप है। तो फिनॉल ग्रुप जो होता है आपके FeCl3 से टेस्ट दे सकता है, तो आपका FeCl3 टेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास ये एक अल्काइन ग्रुप भी है, तो आपका जो अल्काइन है ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है। एंड सिमिलरली हमारे पास एक अल्कोहल भी है, तो अगर अल्कोहल वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे आपका जो ग्रूव्स रिएक्शन, जो ग्रूव्स रिएजेंट जो होता है, जो कि लूकस टेस्ट में हम यूज़ करते हैं, तो लूकस टेस्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ब्रोमीन वाटर, ZnCl2HCl और FeCl3 3 रिएजेंट्स थे जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट कि नोविस्ट्रॉल में ये रिएजेंट्स आपके रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में बताना है कि जल्डाल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उसमें जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए बताना है कि आपका जो नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए जल्डाल मेथड होता है वो किसके लिए फेल कर जाता है। सो बेसिकली आपका जल्डाल मेथड इज़ ए क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें कि आपका नाइट्रोजन कभी भी एजो फॉर्म में नहीं होना चाहिए या फिर वो रिंग के अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे कंपाउंड ढूंढने हैं जिसमें या तो एजो में नहीं हो या फिर रिंग के अंदर नहीं हो, तो वहाँ पे हमारा जो जल्डाल मेथड है वो आपका फेल कर जाता है। सो लेट्स लुक एट द रिएक्शंस। तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड है उसमें आपका नाइट्रोबेंजीन है और उसकी रिएक्शन करानी है टिन इन फॉर्म ऑफ HCl। सो दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस कर देगा एनालीन में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन रिंग से बाहर है, तो यहाँ पे इसका एस्टिमेशन हो सकता है। नेक्स्ट आपका है साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन में आप LiAlH4 ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इसको रिड्यूस कर देगा CH2NH2। तो उस पर मिथाइल अमीन आपका अटैच हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो इसमें भी आपका जो है एस्टिमेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका CH2CN, मतलब साइनाइड जो ग्रुप है और बेंजीन से बाहर है, उस पर आपको रिडक्शन करवानी है।
बट ये जो रिडक्शन है, स्टीफन्स रिडक्शन है, नेम रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में यहाँ तो कोई नाइट्रोजन ही नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका फेल कर जाएगा मेथड जल डाल। नेक्स्ट वन इज एनालीन। एनालीन पे आपने सोडियम नाइट्रेट इन फॉर्म ऑफ HCl आपने ऐड करा है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा प्रोडक्ट दैट विल बी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्योंकि यहाँ पे एजो ग्रुप आ चुका है, तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड्स आपका A और B है जहाँ पे नाइट्रोजन एस्टिमेशन कर सकते हैं, और फेल आपका C और D में कर जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन सेकेंड है वो सही हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन। ओके, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C10H22H20O2 एंड इट वाज डाइल्यूटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सॉरी, आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोलाइज करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड B और अल्कोहल C मिल रहा है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ C का अगर करते हैं तो फिर से आपका B मिल जाता है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नॉट पॉसिबल फॉर A। तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपका A के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसका रिस्पेक्टिव हम अल्कोहल पहले ड्रॉ करते हैं। तो दिस विल बी द अल्कोहल विच विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम हियर। तो ये वाला सेक्शन है वो आपके अल्कोहल के लिए आ जाएगा, और ये वाला सेक्शन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आ जाएगा। तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड भी ड्रॉ करते हैं। So this is the carboxylic acid and this is the alcohol for it. अब पर्टिकुलर क्या होगा, अगर हमारे पास ये जो अल्कोहल और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर हम इसको C मान लेते हैं, जैसा कि इन्होंने अल्कोहल को यहाँ पे C अज्यूम किया है, और हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको अज्यूम कर लेते हैं B। तो अगर आप इसमें CrO3 के साथ में और H2SO4 के साथ में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कभी भी आपको ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये ऑप्शन है वो क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो इस अल्कोहल से कभी आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना सकते। बाकी जो हमारे पास ऑप्शन 1, 3 और 4 हैं उनसे आप बना सकते हो। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग द क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन दी गई है, और हमें बताना है कि स्टूडेंट राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन द गिवन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कौन कौन सी इसके स्टेटमेंट्स सही हैं रिगार्डिंग द SN1। तो पहला स्टेटमेंट, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो यस, आपका SN1 रिएक्शन जो होती है वो आपकी वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, बिकॉज आपका वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो लीविंग ग्रुप पहले से लीव करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे कार्बोटेन बनने के चांसेस हाई होते हैं। तो यस, SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल्स। नेक्स्ट है, द कार्बोकेटाइन वुड बी फॉर्म इजिली इफ द सब्सटेंस आर बल्की। तो यस, अगर आपके सब्सटेंस बल्की होंगे तो आपको कार्बोकेटाइन बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी लीव कर जाते हैं वहाँ से। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, द कार्बोकेटाइन्स कैन बी फॉर्म्ड इजिली इफ द सब्सटेंस आर बल्की। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द रिएक्शन इज अकम्पेनिड बाय रेसिमाइजेशन। तो यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो उस पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो दो तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, तो दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनांशोमर्स होंगे एंड वहाँ पे रेसिमाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द लास्ट स्टेटमेंट, द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो नहीं, आपका जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है उसमें आपका पोलर सॉल्वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वी हैव टू यूज़ पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपके फेवर करते हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत रहेगा, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द SN1 मैकेनिज्म। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि ABC स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इन दिस क्वेश्चन हमें बताना है द टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग। तो इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स में बताना है। रिएक्शन ये है कि A जो है वो आपकी स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन है, और उसको पहले रिडक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट करना है, फिर एल्केन से फिर आपको हेलोजिनेशन करके आपको बताने हैं कि कितने आपके मोनो हेलोजिनेटेड वहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो आपका जो स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन होगी उसका स्ट्रक्चर तो ये होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन। तो दिस इज योर A,
अब इसमें आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन इसमें पास कर दीजिए। तो जैसे आप हाइड्रोजन पास करते हैं इसमें, द होल स्ट्रक्चर वुड कन्वर्ट इनटू एन एल्केन समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका एल्केन वहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप हेलोजनेशन करते हैं तो इसमें आपको तरह तरह के मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो सबसे पहला वाला मोनो हेलोजनेटेड हम प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। अब इसमें कोई कायरल कार्बन तो है नहीं, तो हमने पहले वाले कार्बन पे हेलोजनेशन कर दी, तो ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट वाले कार्बन पे आते हैं। तो नेक्स्ट वाले कार्बन में जब आओगे तो वहाँ पे आप उस कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको हटा दीजिए और वहाँ पे आप हेलोजन को लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन हटा दीजिए एंड वहाँ पे हम हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जैसे आप हेलोजन को आप इंट्रोड्यूस करते हो, इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं मिला, तो ये भी आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में काउंट किया जाएगा। द वेरी नेक्स्ट, अब क्या करते हैं हम, उसके नीचे वाले इथाइल सेक्शन, दोनों इथाइल, आप किसी भी इथाइल सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आप हेलोजनेशन कर दीजिए। तो जैसे आपने हेलोजनेशन करी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला कायरल कार्बन मिला और एक ये वाला कार्बन कार्बन मिला। तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड द वेरी लास्ट, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो इथाइल है उसके सबसे लास्ट वाला जो कार्बन है उस पर आपको हेलोजिनेशन करनी है। तो यहाँ पे हमने हेलोजिनेशन कर दिया और इसको ड्रॉ कर दिया। अब जब इसको ड्रॉ करोगे तो सिर्फ आपको ये वाला कार्बन कायरल मिलेगा। तो क्योंकि कंपाउंड जो है आपका अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 1 विल गिव यू 2। तो 2 + 4 + 1 + 1, तो टोटल आपको 8 जो हैं स्टीरियोइसोमर्स यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, तो देखो टिंडल इफेक्ट की 2 कंडीशन होती है कि एक तो जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ और उनकी डायमीटर क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं उन पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ और पार्टिकल्स की जो डायमीटर है वो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो थर्ड ऑप्शन तो अपना आंसर होगा। दूसरी जो कंडीशन वो है कि डिस्पर्स्ड फेज और जो डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है। तो इन कंडीशंस को देखें तो अपना कौन सा आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है कि एक्वा रेजिया इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स गोल्ड एंड प्लेटिनम, द गैस इवोल्व्ड इन दिस प्रोसेस। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्वा रेजिया है उसके अंदर नोबल मेटल्स डिसॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली जो अपने नोबल मेटल्स हैं वो डाइल्यूट HNO3 वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं और एक्वा रेजिया जो होता है बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर होता है। तो जब इनको अपन एक्वा रेजिया के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जैसे पहले अपन गोल्ड को अगर डिसॉल्व करें तो बेसिकली यहाँ पर अपन रिएक्शन ये लिख सकते हैं कि H+Cl- और NO3-। बेसिकली ये जो है ये एक्वा रेजिया ही है और यहाँ पे जो फिर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AuCl4- + NO + H2O। ठीक है, और जब प्लेटिनम की अपन एक्वा रेजिया के अंदर रिएक्शन कराएंगे तो आएगा प्लेटिनम प्लस H+ प्लस Cl- प्लस NO3-, और ये एक्वा रेजिया ही है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PtCl6- 2 प्लस NO +
H2O। तो तुम दोनों रिएक्शन में देख सकते हो कि कौन सी गैस इवोल्व हुई है। तुम अगर दोनों में देखोगे तो यहाँ पर NO गैस क्या हुई है, इवोल्व हुई है। तो अपना क्या आंसर आएगा, NO। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना जो ये क्वेश्चन है ये है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अनिलीनियम। तो तुम्हें पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है तब अपन ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो देखो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, अपन नाम से देख सकते हैं। तुम्हें पता है कि जो अन है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को, और जो नील है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, और जो इन है वो रिप्रेजेंट करता है 9 को। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 109, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अनिलीनियम। और लास्ट में ईएम अपन ऐड करते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा, और आंसर क्या होगा, 109। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, और क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव वो होगा जिसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होगी, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उसके अंदर सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो अपन क्या करेंगे, इन चारों का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि किसके अंदर सिमेट्री एब्सेंट है या कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। पहला है अपना सिस CrCl2 ऑक्जिलेट होल ट्वाइस -3। अब देखो ये जो ऑक्जिलेट होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है और एक सिमेट्रिक लिगेंड होता है। तो बेसिकली ये इस टाइप का हो गया कि अपन ये बोल सकते हैं कि Ma2, और बाइडेंटेड को मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया होल ट्वाइस, ठीक है। इसका कौन सा फॉर्म बनाना है, सिस फॉर्म। तो इसका अपन अगर सिस फॉर्म बनाएंगे तो इसकी जो सिस फॉर्म आएगी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं आएगी। तो कोई सिमेट्री नहीं आएगी तो इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो अपन ये बोलेंगे कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेगा। अब दूसरा है इसी का ट्रांसफॉर्म। जब इसका अपन ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये चारों जो हैं ये एक प्लेन में होंगे और स्मॉल ए ऊपर और नीचे। तो ये सिमेट्रिक है तो इसके प्लेन से अपन कट करेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, और सिमेट्री आते ही ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो है सिस FeNH3 होल ट्वाइस Cn होल 4 माइनस। तो बेसिकली ये जो टाइप हो गया ये हो गया Ma2B4, और उसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, सिस फॉर्म, ठीक है। और NH3 और जो Cn है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसकी जब अपन सिस फॉर्म बनाएंगे तो सिस फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। अब देखो अगर अपन ये प्लेन ले तो इस प्लेन से अपन काटेंगे तो ये ऊपर और नीचे आ गए और ये पूरे कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो सिस Ma2B4 है ये भी ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रांस Ma2B4। इसकी जब अपन ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसे बनेगी। ट्रांसफॉर्म ऐसी बन गई और आप इस प्लेन से काट दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे काटोगे तो क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ए और ए नीचे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो देखो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बाकी तीन ऑप्शन जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो अपना कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। तो अपना जो ये क्वेश्चन है ये है कि इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज़ 373 केल्विन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S विल बी। अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं, मोर देन 373 केल्विन, लेस देन 300 केल्विन, इक्वल टू 373 केल्विन, ग्रेटर देन 300 के बट लेस देन 373 केल्विन।
तो देखो जनरली होता क्या है कि देखो H2O के अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। H2O के अंदर क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है। और H2S के अंदर नॉर्मल वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट H2O का H2S से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपन ये तो बोल सकते हैं कि H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 373 केल्विन होगा। अब देखो अपने को जनरली इसका डेटा गिवन होता है और H2S का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 213 केल्विन। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि लेस देन 300 केल्विन वाला ऑप्शन होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि ऑफ द स्पीसीज NO, NO+, NO+2 एंड NO- द वन विथ मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो देखो अपने को वो स्पीसी निकालना है कि जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, मिनिमम हो। अब तुम्हें पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। और देखो ये हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, तो अपन MOT की हेल्प से इनका बॉन्ड ऑर्डर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे NO है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो आएगा 2.5। और NO- का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा। NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3 आएगा। और NO+2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आएगा। ठीक है। अब देखो इन चारों के बॉन्ड ऑर्डर आ गए अपने पास। तो देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पे बताओ कि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, NO- का। तो अपन ये बोल सकते हैं कि NO- की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो अपना कौन सा आंसर आएगा, NO- आएगा। तो अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इन ए मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ POH बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O एंड POP बॉन्ड रिस्पेक्टिवली आर। तो अपने को नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं किसके, POH के, P डबल बॉन्ड O एंड POP बॉन्ड के। तो देखो पहले अपन ये देखते हैं कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है। जब दो फॉस्फोरिक एसिड से, किससे, दो फॉस्फोरिक एसिड से एक H2O को निकाल लिया जाता है, दो फॉस्फोरिक एसिड से एक H2O को निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर अपने को पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। तो यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ से H2O निकालोगे तो अपने पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। और ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसके अंदर अपने को निकालने हैं सबसे पहले POH बॉन्ड। तो देखो POH बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अपन ये बोल सकते हैं कि POH बॉन्ड तो कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है P डबल बॉन्ड O। तो P डबल बॉन्ड O कितने हैं, 2 है। और POP बॉन्ड कितने हैं, एक ही POP बॉन्ड है। तो POP बॉन्ड कितना हो गया, 1 हो गया। तो POH तो कितने हैं, 4, P डबल बॉन्ड O कितने हैं, 2 और POP कितने हैं, 1। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, 4 to 1। तो अपना जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इट इज़ ट्रू दैट, और 4 ऑप्शन अपने को दे रखा है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो अपन ये लिख सकते हैं कि पहला ऑप्शन तो क्या है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज सिंगल स्टेप रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है। अब देखो मैं एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझाता हूं कि जैसे अपने पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है।
एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप। अब देखो इसकी जो अल्फा और बीटा है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो अपन यहाँ पर रेट को क्या लिख सकते हैं, R = K × A⁴ इंटू B⁴ बीटा, ये अपन लिख सकते हैं, ये अपन लिख सकते हैं। अब देखो तुम्हें पता है कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अगर 1, 2, 3 हो सकती है तब तुम एक बात समझ सकते हो कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप तो हो ही सकती है। तो थर्ड ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो गया कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज मल्टी स्टेप। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप भी हो सकती है। और फर्स्ट ऑर्डर में ध्यान रखना कि वो सिंगल स्टेप के अलावा मल्टीपल स्टेप रिएक्शन भी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों हो सकती हैं, सिंगल स्टेप भी और मल्टीपल स्टेप भी। तो अपना सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 अगर हो गई तो कोई रिएक्टेंट ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, वो कभी भी सिंगल स्टेप के अंदर कैरिड आउट नहीं हो सकती। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कभी भी सिंगल स्टेप नहीं होगी, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हमेशा क्या होगी, फिर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन, कि 0 ऑर्डर रिएक्शन इज ए मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, वो मल्टी स्टेप रिएक्शन हमेशा होगी। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग, और अपने को 4 मिक्सर दे रखे हैं और अपने को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एसिडिक बफर की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर बेसिकली वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का मिक्सचर होता है। और एक याद रखना कि इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो और दूसरी की कंसंट्रेशन को अपन नेगलेक्ट कर दें। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 100 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl एंड 200 ml ऑफ 0.5 मोलर NaCl। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या है, सॉल्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी एसिडिक बफर नहीं बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरा जो है वो एक वीक एसिड है और एक ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये दोनों आपस में पहले क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन को अपन रिएक्ट करवाते हैं। तो CH3COOH प्लस NaOH, ये दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O, ये होगा। अब देखो यहाँ पर मोलरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, और मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से अपन क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ml के अंदर दे रखे हैं, तो मैं मोल्स की जगह डायरेक्टली क्या ले रहा हूँ, मिली मोल्स। तो यहाँ पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मोल्स होते हैं और वॉल्यूम ml में, तो मोल्स किस में आएंगे, मिली मोल्स में। तो यहाँ पर मिली मोल्स कितने आएंगे इसके, अपन यहाँ पे इसके मिली मोल्स बोल सकते हैं। इसके तो कितने आएंगे, 10, और इसके भी कितने आएंगे, 10। अब देखो यही बैलेंस रिएक्शन है, तो इसके अगर 10 मिलीमोल्स कंज्यूम होंगे तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे कितना बचेगा, दोनों का 0, और इसके कितने मोल आ जाएंगे, 10, और इसके भी 10। तो देखो अब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या बचा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। अब अकेला सॉल्ट ऑफ वीक एसिड तो एसिडिक बफर बनाएगा नहीं, तो सेकेंड ऑप्शन भी अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अपन फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन सेम रिएक्शन है। फिर अपन थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे। फोर्थ ऑप्शन के अंदर इसके मोल्स मिलीमोल्स कितने हैं, 10, बट इसके कितने हैं, 20 हैं इस बार, 200 × 0.1। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसके तो कितने बचेंगे, 0, क्योंकि यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और इसके भी 10 ही कंज्यूम होंगे तो इसके 10 बच जाएंगे, इसके फिर से 10 बन जाएंगे, और इसके फिर 10 मिलीमोल्स बन जाएंगे।
बट इस बार जो मिक्सचर बना है फोर्थ ऑप्शन के अंदर वो एक NaOH है और एक सोल्ट ऑफ वीक एसिड है। तो ये तो बेस हो गया और ये सोल्ट ऑफ वीक एसिड हो गया, तो ये भी एसिडिक बफर नहीं है। तो अपना फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब अपन बात करते हैं किसकी, फोर्थ ऑप्शन की। अब फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, HCl प्लस CH3 COO रिएक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हें पता है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्ट ऑफ वीक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सोल्ट को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, NaCl प्लस अपन क्या बोल सकते हैं CH3 COOH। वहाँ पर वो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। अब इनके मिलीमोल्स देखें तो HCl के तो मिलीमोल्स कितने हैं, 10 हैं, और CH3 COO के मिलीमोल्स कितने हैं, 200 × 0.1 कितना हुआ, 20 हुआ। अब देखो HCl और CH3 COO के अंदर लिमिटिंग रीजन कौन है, HCl है। HCl है तो तुम बोल सकते हो कि इसके मोल्स तो सारे कंज्यूम हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 0, और इसके 10 ही कंज्यूम होंगे, क्योंकि HCl के 10 कंज्यूम होंगे तो CH3 COO के भी 10 ही कंज्यूम होंगे, तो इसके 10 बच जाएंगे। NaCl के भी कितने बन जाएंगे, 10, और CH3 COOH के भी कितने बन जाएंगे, 10 ही बन जाएंगे। ठीक है। अब अगर अपन देखें तो अपने पास सॉल्यूशन के अंदर क्या है, CH3 COO के तो 10 मिलीमोल्स हैं, और CH3 COOH के भी कितने मोल्स हैं, 10 मिलीमोल्स हैं। अब अपन ये बोल सकते हैं कि ये मिक्सचर किसका है, वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड, और कंसंट्रेशन भी क्या है, कंपेरेबल है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपना थर्ड ऑप्शन है वो एक एसिडिक बफर की तरह काम करेगा। तो अपना जो क्वेश्चन है वो है द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2O6+3 shows a single broad peak with a maximum at 20,300 centimeter minus the crystal field stabilization energy of the complex ion in kg per mole। तो अपने को इस कॉम्प्लेक्स की CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अपने को जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है उसका वेव नंबर अपने को दे रखा है। तो देखो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स है वो ये है TiS2O6+3। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3। तो अपन ये देख सकते हैं कि टाइटेनियम +3 है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3D1 होगा, क्योंकि टाइटेनियम का जो जनरली होता है वो क्या होता है, 4s2 3d2। तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3d1। और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का जो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। तो अपने को पता है कि क्या बनेगा, ऑक्ट्राहेड्रल। तो ऑक्ट्राहेड्रल के अंदर जो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर तो 3 ऑर्बिटल आएंगे, और इन 3 ऑर्बिटल को अपन क्या बोलते हैं, T2g, और यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, EG ऑर्बिटल्स। अब तुम्हें पता है कि स्प्लिटिंग में जो नीचे जाता है वहाँ पर जो इसकी एनर्जी CFSE होगी वो क्या होगी, -0.4 ΔO, और जो ऊपर जाएगा वो क्या होगी, +0.6 ΔO। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली अगर अपन स्प्लिटिंग में लिखें तो क्या लिखेंगे, T2g 100 और EG 00। तो यहाँ पर जो CFSE की एनर्जी होगी, किसकी, CFSE की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, -0.4 ΔO। अब देखो अपने को क्या निकालना है, ये ΔO निकालना है, तभी अपन CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो तुम्हें पता है कि इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ΔO के बराबर होता है। और तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम दे रखा है, तुम्हें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का वेव नंबर। मतलब स्पेक्ट्रम क्या होगा, जब यहाँ से वहाँ जाएगा तभी होगा। अब अपन ये बोल सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होगा वो इन्हीं की बीच का एनर्जी डिफरेंस होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे वेव नंबर दे रखा है, बट अपने को तो जूल में चाहिए, एनर्जी में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वेव नंबर दे रखा है। तो यहाँ पे कन्वर्जन दे रखा है कि 1 kg पर मोल इक्वल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अपने को पता है कि 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर कितनी एनर्जी है, 1 किलो जूल पर मोल। तो एक बात बताओ कि 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स में क्या हो जाएगी, 1/83.7 इंटू 20,300 kg पर मोल, इतना हो जाएगा। और यही इस ब्रॉड पीक की बात कर रहा है, ये ब्रॉड पीक की एनर्जी होगी, और ब्रॉड पीक की एनर्जी किसके बराबर है, डेल नोट के। तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, डेल नोट की। तो अपने पास डेल नोट की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, -0.4 इंटू 20,300 अपॉन 83.7। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 97 किलो जूल पर मोल। तो ये तो माइनस है, तो यहाँ पर अपने को तो मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 97। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो है कि हेनरीज कांस्टेंट इन किलो बार फॉर 4 गैसेस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। तो अपने को KH की वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस टेबल implies that first option, the solubility of gamma at 300 Kelvin is lower than at 298 Kelvin। तो जब अपन हेनरीज लॉ लगाते हैं वो क्या होता है कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू क्या आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। ये अपना लॉ होता है। तो तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर सेम प्रेशर पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज हो जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो गए तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। अगर अपन क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गामा एट 300 केल्विन इज लोअर देन एट 298 केल्विन, वो क्या है, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी अपना ट्रू है। अब सेकेंड है द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। तो देखो अपने को गामा के KH की वैल्यू दे रखी है, तो गामा की KH की वैल्यू दे रखी है और अपने को क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है गामा गैस का। तो KH की वैल्यू तो क्या है, 2 × 10⁻⁻5 × 10⁻3 किलो बार में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गामा। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तुम्हें क्या गिवन है, मोलिलिटी गिवन है। तो मोलिलिटी रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, 55.5 मोल्स ऑफ गामा इन 1000 ग्राम वाटर, यही होती है मोलिलिटी। 1 kg वाटर या 1000 ग्राम वाटर में 55.5 मोल्स किसके हैं, गामा के हैं। तो वाटर के मोल्स पे कितने हो गए, अगर अपन वाटर के मोल्स देखें तो वो भी क्या हो गए 1000/18, तो वो भी कितने हो गए 55.5। तो दोनों के मोल्स क्या है, एकदम सेम है। तो दोनों के मोल्स एकदम सेम है, तो 55.5 मोलर सॉल्यूशन में गामा का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, हाफ होगा। जब मोल सेम होते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हाफ हाफ। तो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, हाफ। तो यहाँ पे इसकी जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका प्रेशर कितना आया, 10⁻⁻2 आया। बट दे कितना रखा है, 1 बार। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल आउट। अल्फा हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट ए गिवन प्रेशर। देखो सबका प्रेशर सेम है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जिसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी और उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी।
तो यहाँ पर अपन देखें तो अल्फ़ा में KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे कम होगी। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी लीस्ट हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, इसकी क्या होगी, लीस्ट सॉल्युबिलिटी होगी। इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। फोर्थ ऑप्शन है द प्रेशर ऑफ ए 55.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। तो देखो फिर से अपने को 55.5 मोलर सॉल्यूशन दिया है डेल्टा का, तो डेल्टा का भी मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, हाफ आएगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ पर जो गैस का प्रेशर आएगा डेल्टा का वो क्या आएगा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। KH कितना है, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू मोल फ्रैक्शन हाफ। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, 250 बार। कितना आएगा, 250 बार। तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो देखो यहाँ पर NT को करेक्शन करना होगा, आंसर क्या आना चाहिए, 1 और 4। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है, लेट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एंड कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 measured for saturated aqueous solution of NaCl and BaSO4 respectively at a temperature T। तो अपन ने NaCl की और BaSO4 की क्या मेजर की है, कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, और इसकी कंडक्टेंस को अपन CnACl से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको अपन CbSO4 से मेजर कर रहे हैं। देखो NaCl जो सोल्ट है वो पूरा सोल्यूबल होता है और BaSO4 जो है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है और ये पूरा सोल्यूबल होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मोर आयंस कहाँ से आएंगे, NaCl से कंपेयर टू BaSO4 से। और एक याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ता है तो आयनिक मोबिलिटी भी आयंस की बढ़ती है और कंडक्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। T2 पर NaCl की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी T1 के कंपेयर में अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, सही बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी ट्रू है। आयनिक मोबिलिटी दोनों टेम्परेचर बढ़ते हैं तो इंक्रीज होती है, सही बात है। NaCl की कंडक्टेंस BaSO4 से ज़्यादा होगी, ये भी सही बात है। और BaSO4 की कंडक्टेंस T2 पर T1 से ज़्यादा होगी अगर T2 इज ग्रेटर देन T1, ये भी सही बात है। तो बेसिकली देखें तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। तो NTA को ये क्वेश्चन बोनस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो ये अपना क्वेश्चन बोनस होगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने बोल सकते हैं कि इस पेपर का ये बेस्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली दो कंसेप्ट पर है, एक तो गैल्वेनिक सेल पे प्लस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर है। तो क्वेश्चन ये है कि द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, जो सोडियम मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सोडियम का वर्क फंक्शन दे रखा है, इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल। तो जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसको कौन स्टॉप करेगा, उसको गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज स्टॉप करेगा। तुम्हें पता है कि फोटोइलेक्ट्रिक कंसेप्ट के अंदर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम है वो कौन करेगा, ये गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज। नेक्स्ट है द pH ऑफ एक्वस HCl रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पोटेशियम। इस बार अपन ने सोडियम की जगह क्या है, पोटेशियम लिया है, कोमा ऑल अदर कंडीशन रिमेनिंग द सेम इज। तो अपने को इस HCl की एक्वस HCl उसकी pH निकालनी है और इस बार अपने को सोडियम की जगह किसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करना है, पोटेशियम से जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट आएगा उसको अपने को रोकना है और ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब यह है कि बाकी कंडीशंस क्या हैं, सेम। जैसे इस पे जो इंसिडेंट लाइट हुई है, उस मेटल पे जो अपन ने इंसिडेंट लाइट हुई है वही किस पे होगी, पोटेशियम पे। मतलब जिस एनर्जी के फोटोन इस सोडियम मेटल पे गिरे हैं सेम एनर्जी के किस पे गिरेंगे, पोटेशियम पे। तो अपन क्या करते हैं कि पहले अपन जो इंसिडेंट लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको सोडियम का वर्क फंक्शन दे रखा है, तो तुम्हें पता है कि जब तुम फोटोइलेक्ट्रिक कंसेप्ट की इक्वेशन लगाओगे तो वो क्या होती है कि इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो E है, वो
किस किस में जाती है, वर्क फंक्शन और के ई मैक्स। और ये के ई मैक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब आपको पता है कि जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको अगर अपने को दूसरे एंड पे नहीं पहुंचाना है तो ये इक्वेशन होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की के ई मैक्स मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो E इंटू वी, और V क्या होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके जब बराबर हो जाएगा तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ये आप फोटोइलेक्ट्रिक कंसेप्ट में पढ़ चुके हो, ठीक है। अब ये जो V स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका काम कौन कर रहा है, इस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज, मतलब अपन बोल सकते हैं ई सेल जो होगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होगा। अब देखो अपने को गैल्वेनिक सेल दे रखा है, इस गैल्वेनिक सेल की अपन अगर रिएक्शन लिखेंगे तो उधर तो ये आ जाएगा। देखो जैसे ओवरऑल रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, AgCl सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस गोस टू Ag सॉलिड प्लस H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ठीक है। अब इसकी हेल्प से अपन अगर ई सेल निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ई नोट सेल माइनस, देखो ये 2.303 RT अपॉन F वगैरह अपन लगाएंगे तो डायरेक्टली यही आएगा 0.06 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पर अपॉन में प्रेशर ऑफ H2 गैस भी आएगा, बट जो H2 गैस दे रखा है वो 1 बार दे रखा है तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट H प्लस इंटू Cl माइनस लिख सकते हैं। अब देखो इसका अगर अपन ई नोट सेल निकालें तो H2 वाला तो 0 होता है, तो ये तो क्या है, कैथोड, वो क्या है, एनोड। तो पहले कैथोड आता है रिडक्शन पोटेंशियल, फिर एनोड आता है, तो ये तो क्या होगा 0.022 वोल्ट माइनस 0.06 log। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी, पीएच दे रखा है तो 10⁻⁻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 ⁻
में होगा। और एक याद रखना कि जो कंसंट्रेशन H+ की होगी वही किसकी होगी, Cl- की। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी। तो दोनों की अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 0.22 और -2 बाहर चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +12। तो यहाँ पे ई सेल किसके बराबर आया, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसके बराबर आया, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यही किसके बराबर होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो यहाँ पर के मैक्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अपन लगाएं तो वर्क फंक्शन तो कितना दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको अपन अगर ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी एनर्जी होगी, इंसिडेंट एनर्जी की। ठीक है। अब ये जो लाइट है ये किस पे गिरी है, पोटेशियम वाले मेटल पे। तो अपने को पोटेशियम वाले की क्या पता चल गई, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। ठीक है। तो अब अपन अप्लाई करते हैं किस पर, पोटेशियम मेटल पे। तो पोटेशियम मेटल की पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी तो ई रहेगी, वर्क फंक्शन अपने को दिया हुआ है और के ई मैक्स। ठीक है। अब देखो ये किसके बराबर है, 2.64 के, और वर्क फंक्शन किसके बराबर है, 2.25 के, प्लस के ई मैक्स। इसमें भी करंट को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो के ई मैक्स जो है वो यहाँ से तो आएगा कितना, 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बराबर आएगा 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, E इंटू वी स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा, फिर अपन ये बोल सकते हैं कि 0.39 वोल्ट के। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आया कहाँ से, इसी के गैल्वेनिक सेल के वोल्टेज के। तो इस बार अपने को सोडियम
में रोकने के लिए तो कितना चाहिए था 0.34, बट पोटेशियम में रोकने के लिए कितना चाहिए 0.39। तो इस बार ई सेल किसके बराबर होगा 0.39। यहाँ पर अपन सेम इक्वेशन लगा सकते हैं, ई नोट सेल माइनस 0.06 log H प्लस इंटू सी एल माइनस। और तुम्हें पता है कि H प्लस और सी एल माइनस की क्या होगी, सेम होगी। तो ये तो 0.22 के बराबर है ई नोट सेल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.17 माइनस 0.06 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर। क्यों किया अपन ने ऐसा, क्योंकि तुम्हें पता है कि HCl जब ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 0.17 इक्वल टू 0.12, दो बाहर आ गया, और माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये क्या है, ये अपनी क्या है pH है, तो pH किसके बराबर आ जाएगा 1.42 इंटू ये आ जाएगा 1.42। इसको अपन लिख सकते हैं 142 इंटू 10⁻⁻²। तो अपना क्या आंसर होगा 142। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल्स फॉर्म्स ए क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर। तो अपने पास एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास अपने को दे रखा है 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg, और वो एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाता है और उसकी एज लेंथ दे रखी है 405 पिकोमीटर। ठीक है। इफ इट्स डेंसिटी इज, अपने को डेंसिटी दे रखी है दैट इज 2.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, देन द रेडियस ऑफ द एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो अपने को उस एलिमेंट की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। अब अपने को ये पता चल गया कि ये क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है, बट BCC बना रहा है या FCC बना रहा है, इसका अपने को कोई आइडिया नहीं है। तो अपने को Z नहीं पता, क्योंकि जब तक अपने को ये नहीं पता चलेगा कि वो BCC है FCC है, तब तक अपन इसकी रेडियस नहीं निकाल सकते। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, अपन Z की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या अपन क्या कर सकते हैं, Z अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपन यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये BCC है FCC है या कुछ और है। तो अपन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे Z की बेसिस पे अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो तुम्हें डेंसिटी का फॉर्मूला गिवन है, और डेंसिटी क्या होती है Z इंटू मोलर मास, Z इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई Na इंटू वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम तो क्या हो जाएगी A3, और Z तुम्हें निकालना है, मोलर मास तुम्हें गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। तो देखो इस फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू पुट करें तो 2.7 इंटू 10⁻³ इक्वल टू Z तो अपने को निकालना है, और मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻² अपॉन Na क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम क्या होगी A3, एज लेंथ दे रखी है, क्यूबिक है तो A3, तो 405 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब। तो ये अपने को दे रखा है। तो जब आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो Z की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आती है वो क्या आती है 4 आती है। Z की वैल्यू क्या आती है 4 आती है। तो अगर Z की वैल्यू 4 आ गई तो तुम ये बोल सकते हो कि ये कौन सी सेल होगी, FCC यूनिट सेल होगी। FCC के अंदर ही Z क्या आता है 4 आता है। ठीक है। तो Z 4 आ गया, अपने को पता चल गया कि ये क्या है FCC यूनिट सेल। तो देखो अब यहाँ पर तुम एक चीज़ कर सकते हो कि Z 4 आ गया तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर FCC यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है कि 4A इक्वल टू √2 इंटू R। अब एज लेंथ पता है अपने पास क्या आ जाएगी रेडियस, तो रेडियस सिंपली क्या होगी A/2 √2। A की वैल्यू पता है, तो A की वैल्यू अगर अपने को पता है तो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो 405
पिकोमीटर है तो मतलब 10⁻⁻12 अपॉन 2 इंटू 1.414, ठीक है। तो यहाँ से जब रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी तो आएगी 143.17 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो देखो यहाँ पे 10⁻⁻12 मीटर तो ऑलरेडी लगा रखा है, तो अपने आंसर क्या हो जाएगा 143.17, और इसको नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो अपना आंसर क्या होगा 143। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा 143। तो अपना जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मूला दे रखा है C6H12O6 इन एन एक्वस बाइनरी सॉल्यूशन इज 0.1, द मास परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, और जो अपने को मास परसेंटेज निकालना है वो नियरेस्ट इंटीजर में निकालना है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो किस पे है, मास परसेंटेज पे, और तुम्हें मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.1। तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ग्लूकोज के अलावा क्या होगा यहाँ पर, वाटर। तो सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज प्लस वाटर का है, और ग्लूकोज का तुम्हें मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.1। तो तुम्हें पता है कि दोनों का टोटल मोल फ्रैक्शन वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो वाटर है उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0.9 होगा, ठीक है। और फिर अपने को मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। अब देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये है कि एक कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें दे रखी है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म तुम्हें पूछी है। तो देखो अब यहाँ पर तुम ध्यान से सुनो कि मैं क्या करता हूँ कि एक डेटा एज्यूम कर लेता हूँ, और मैंने डेटा एज्यूम किया कि टोटल मोल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के कितने हैं 10 हैं। टोटल मोल्स कितने हैं 10 हैं। तो जैसे ही मैंने टोटल मोल 10 एज्यूम करे, तुम ये बोल सकते हो कि अगर 1 मोल होता तो इसके 0.1 और इसके 0.9, तो 10 मोल होंगे तो इसका ग्लूकोज के मोल्स कितने होंगे 1, और वाटर के मोल्स कितने होंगे 9। तो तुम ये बोल सकते हो कि ग्लूकोज के जो मोल्स हैं वो तो कितने हो गए 1, और H2O के जो मोल्स हैं वो कितने हो गए 9। अब तुम्हें मास परसेंटेज किसका निकालना है, वाटर का। तुम ये बोल सकते हो कि परसेंटेज W/W किसका निकालना है, H2O का, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज W/W निकालना है, तो H2O का निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा मास ऑफ H2O। तो मास ऑफ H2O क्या होगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो H2O का कितना है मॉलिक्यूलर मास 18, और मोल्स कितने हैं 9। तो इसका H2O का मास कितना हो गया 9 × 18 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है, ग्लूकोज और H2O। तो इन दोनों के मास को क्या करना पड़ेगा ऐड, तो टोटल मास क्या हो जाएगा H2O का मास प्लस ग्लूकोज का मास। अब ग्लूकोज के तो मोल्स कितने हैं 1, और अपन इसका मोलिकुलर मास आराम से निकाल सकते हैं, अपने को फॉर्मूला दे रखा है। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास क्या होगा 72 + 12 + 96। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180। तो प्लस से 180 × 1, तो ये किसका मास हो गया ग्लूकोज का, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या कर दो 100 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 47.36%। तो अपन नियरेस्ट इंटीजर में क्या आंसर दे सकते हैं 47 दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन कैलकुलेटेड एट 273 केल्विन एंड 1 atm इज। तो अपने को 8.9 मोलर H2O2 सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ एट STP, और ये जो वैल्यू आएगी उसको नियरेस्ट इंटीजर पर राउंड ऑफ करना है, क्योंकि अपना ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन की वो होती है मोलरिटी इंटू 11.2। मोलरिटी दे रखी है वो कितना है 8.9 इंटू 11.2, तो कितना आएगा 99.68। तो देखो नियरेस्ट अपन इसको आंसर क्या बोल सकते हैं 100 बोल सकते हैं। तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।